जय हिंद। मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन अकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री में कुमार गुप्त के बारे में हम लोग विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। कुमार गुप्त गुप्त काल का कैसा शासक था, उसके शासन काल में गुप्त काल का क्या वो विनाश हुआ या फिर ह्रास हुआ, अर्थात उसका विस्तार हुआ नहीं हुआ, विस्तार हुआ। उसके बाद देखेंगे गुप्त काल के क्या क्या महत्व, यानी कुमार गुप्त के शासन काल में क्या उसने है ना योगदान दिया अपने वंश को आगे बढ़ाने में, और साथ ही उसने क्या क्या चीजों को नया डेवलप किया, इसी के बारे में हम लोग विस्तार रूप से आज अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग में लिखिए कुमार गुप्त। कुमार गुप्त क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कुमार गुप्त के बारे में विस्तार रूप से। तो कुमार गुप्त गुप्त वंश का बहुत शक्तिशाली और आपका देख लीजिए तो प्रभावशाली शासक है। इसका अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इन्होंने जिस तरह से समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपका एक कुमार गुप्त 40 साल तक शासन किया। अगर कोई व्यक्ति 40 साल तक यानी कि ज्यादा समय तक शासन कर रहा तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके अंदर योग्यता थी, यानी शासन चलाने के जो सिस्टम था उसके पास पर्याप्त मात्रा में थी, तभी तो शासन कर पाया इतना लंबा वर्ष तक, है ना। तो ये देखेंगे हम लोग, यानी 415 ईस्वी से 415 ईस्वी से देखिए, इसमें 40 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 455, है ना। ये 455 ईस्वी के आसपास क्या हुआ था, तो इसने शासन किया था। तो हम लोग विस्तार रूप से अध्ययन करने वाले हैं कुमार गुप्त के बारे में, जो काफी इंटरेस्टिंग विषय टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके नाम से ही। तो कुमार गुप्त का अन्य नाम की बात करें तो कुमार गुप्त का अन्य नाम महेंद्रादित्य भी मिलता है। क्या मिलता है? महेंद्रादित्य। क्या अन्य नाम मिलता है? महेंद्रादित्य। उसके बाद कई बार प्रश्न ये आ जाता है कि कुमार गुप्त की माता का नाम क्या था। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ध्रुव देवी, है ना, यानी ध्रुव स्वामिनी, जो सबसे पहले किसके पति का नाम क्या था, तो सबसे पहले रामगुप्त की पत्नी थी। उसके बाद रामगुप्त की हत्या उसके भाई ने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तब यानी कि कुमार गुप्त जो देख रहे हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का बेटा है। तो देख इसका पिता की बात करें तो कौन है, तो एक चंद्रगुप्त द्वितीय। और माता की बात करें तो ध्रुव देवी। माता की बात करें तो ध्रुव देवी, है ना। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे अपने क्लास को आगे देखते हैं। देखिए कुमार गुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है आज भी तक, यानी गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? कुमार गुप्त। इसने सबसे ज्यादा अभिलेख का निर्माण किया। मतलब सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आएगा कि किस गुप्त शासक ने सबसे ज्यादा अभिलेख खुदवाया, मतलब अभिलेख लिखवाया, तो ये कुमार गुप्त का नाम आता है, यानी कि अभिलेख, यानी कि सबसे ज्यादा कुमार गुप्त का क्या है? अभिलेख मिलता है। आगे बात करें तो कुमार गुप्त की जो सिक्का है उसमें मोर का चित्र मिलता है। किसका चित्र मिलता है? तो मोर का। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। तो इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि आपको एग्जाम में पूछने की संभावना 100% रहती है। किससे? कुमार गुप्त से। क्योंकि कुमार गुप्त ने जिस पक्षी का प्रयोग किया है चित्र के रूप में शीशा, उसका क्या मिलता है हम लोग को? तो यानी कि मोर का मिलता है, और जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद देखें हम लोग तो कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ, यानी अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये कुमार गुप्त अश्वमेध यज्ञ। हाँ, ये ध्यान रखिए कि एक और शासक है गुप्त वंश का, कौन? उनका नाम है आपका समुद्रगुप्त। उन्होंने भी क्या किया था? तो अश्वमेध यज्ञ किया था। यानी दो शासक है गुप्त वंश का, एक कुमार गुप्त और एक आपका देख लीजिए तो समुद्रगुप्त। यानी ये दो शासक है जिन्होंने
अश्वमेध यज्ञ किया था। अब देखिए यहाँ से इंटरेस्टिंग आने वाला है कि कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था। क्या किया था? नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें तो विस्तार रूप से नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो 450 ईस्वी में। कौन किया था? कुमारगुप्त ने। कब किया था? तो 450 ईस्वी में। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? 450। एक बार और प्रश्न, एक यहाँ से एक यूनिवर्सिटी से संबंधित एक और प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पहला यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। कौन यूनिवर्सिटी है? तक्षशिला। नहीं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी अभी वर्तमान कहाँ है? तो पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है। तो देखिएगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की और कब की गई थी, काफी इम्पोर्टेंट, जानना भी जरूरी हम लोग के लिए। तो देखिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना कई इतिहासकारों ने माना है कि इसकी स्थापना भगवान श्री राम के भाई कौन है, यानी भगवान श्री राम के 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनमें से यानी राम, श्री राम के भरत जो भाई थे, यानी भरत ने आपका भरत एक, यानी कि भगवान श्री राम के एक भतीजा का नाम क्या था? तक्ष, जो किसके बेटा थे? तो भरत का, यानी भगवान श्री राम के भाई भरत ने अपने बेटे तक्ष के नाम पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना यानी नींव रखी थी। कब है ना? यानी तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो भगवान श्री राम के भाई भरत को जाता है। इन्होंने अपने पुत्र यानी तक्ष के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, यानी नींव रखे थे, है ना। तो मूल रूप से अगर कई बार प्रश्न आता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो लगभग हम लोग देखें तो 700 ईस्वी के आसपास, यानी 700 ईस्वी पूर्व के आसपास इसकी स्थापना की गई थी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसी पर एक बार क्या हुआ कि एक पाकिस्तानी व्यक्ति था, उन्होंने विदेश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहा, नहीं आपको बताते हैं। तो उसने क्या कहा कि हमारा जो पाकिस्तान है विश्व गुरु है। क्या कहने लगा कि मतलब मीडिया में प्रचार करने लगा कि विश्व गुरु है, जो यानी पाकिस्तान का ही सबसे पहला विश्वविद्यालय, सब प्राचीन पाकिस्तान का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, है ना। उस ससुरा के हरामी को उसको इन्हें पता है कि पाकिस्तान का 1947 से पहले कोई नाम तक नहीं जानता था। और बात करा प्राचीन विश्वविद्यालय की, है ना, उस कितना हरामी इसके अंदाजा ये लगा सकते हैं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी का जो है वो प्राचीन पाकिस्तान का रहा है। यहाँ समझिएगा टर्मिनोलॉजी को, कह रहा प्राचीन पाकिस्तान, मतलब यानी कि बौद्ध के काल से भी पहले की बात कर रहा है ना। तो बताइए, क्या पाकिस्तान प्राचीन काल में था? नहीं, पाकिस्तान प्राचीन काल में भारत का ही अंग था। तो ये इसका सबसे पहले उन्होंने शब्द का क्या वो अपने आप को बढ़ावा देने के लिए कि भारत को विश्व गुरु कहना चाहिए था उसको, कि भारत विश्व गुरु है, लेकिन वो क्या कह रहा कि पाकिस्तान ही विश्व गुरु है। तो उसको ससुरा कि इसको ये पता नहीं है कि प्राचीन पाकिस्तान है या फिर प्राचीन भारत है ना, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसी यूनिवर्सिटी चूंकि भारत को आप प्राचीन काल में आपका देखिए तो विश्व गुरु कहा जाता था। आखिर विश्व गुरु क्यों कहा था? तो इसको प्रमाण देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर, केवल भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो यानी पहला यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इसमें बहुत सारे विभागों का आप अध्ययन कर सकते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट का, अलग अलग सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन, MA, BA क्या सब कुछ कर सकते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी से आपको पता होगा चाणक्य ने भी इसी यूनिवर्सिटी में अपना क्या था, प्रोफेसर का कार्य दिया था, यानी कि अपना पद ग्रहण किया थे। वो केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के हेड थे, कौन? चाणक्य।
तो चाणक्य तक्षशिला में भारत को इसलिए विश्व गुरु नहीं कहा जाता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना पहले किया गया था। इसका भारत का जो शिक्षा व्यवस्था था इतना सुदृढ़ और व्यवस्थित तरीके से था, उसका अंदाजा ये लगा सकता है कि बहुत सारे विद्वानों ने यानी प्राचीन काल में बहुत सारे विद्वानों ने यहाँ पर जन्म लिया। जन्म लेने के बाद उन्हें अध्ययन करके विद्वानों ने पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपना देश को नाम आगे बढ़ाया। इसीलिए भारत को प्राचीन काल में, है ना, प्राचीन काल की बात करें, फिर अंग्रेज ने इसको तबाह कर दिया। अंग्रेज और मुस्लिम शासक अगर भारत में नहीं आया होता तो आज भी हम लोग विश्व गुरु कहलाते हैं, है ना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग को विश्व गुरु आज नहीं कहला रहे। इसका मूल रूप से कारण आपका मुसलमानों का आक्रमण और साथ ही पक्के अंग्रेजों का शासन, ये सब चीजें। अगर आज भी हम लोग हमारा यही कोशिश है कि देखिए, आज भी अगर हम लोग विश्व गुरु बनना चाहते हैं जो प्राचीन काल के जैसा, तो इसका सबसे मेन मकसद है कि यहाँ के नागरिक यानी भारत के नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, सभी क्या हो, एडुकेटेड होना चाहिए, यानी शिक्षित होना चाहिए। केवल शिक्षित रहने से काम धाम नहीं चलने वाला है, पर्याप्त आपके साथ शिक्षा मिलना चाहिए, है ना। अगर आप जिस फील्ड में आपका जाना चाहते हैं उस फील्ड में आपको बेहतर से बेहतर आपको उसमें ज्ञान होना चाहिए। तो हमारा यही कोशिश है कि हम YouTube पर फ्री माध्यम, हमारा एक कोशिश रहता है कि हम फ्री में अधिक से अधिक बच्चों को क्या कर सके, शिक्षण प्राप्त दे रहे हैं, जितना हमारा नॉलेज है आपके पास शेयर कर सके, है ना। यही हमारा उम्मीद, चूंकि हर सभी के यानी अमीर वर्ग के लोगों के यानी कि जो बिजनेसमैन है या अन्य जिसके पास आर्थिक रूप से सक्षम है, वो तो उस दूसरे संस्थान में कोचिंग देकर पैसा देकर पढ़ सकता है। लेकिन जो ठेला चलाने वाला का बच्चा हो या रिक्शा चलाने वाला का बच्चा हो या मध्यम वर्ग का बच्चा हो या फिर गरीब बच्चा हो, वो कहाँ से क्या कर अपना पढ़ाई को आगे जारी रख सकता है। केवल और केवल उन लोगों को 10वां से 12वां करते डायरेक्ट रूप से उनके परिवार चूंकि उतना आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण उनके परिवार उनको बाहर भेजने यानी बाहर मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। क्योंकि अथी आपका उन लोग को कर भी तो क्या सकता है, उन लोगों के पास आर्थिक रूप से सक्षम है नहीं। तो इसलिए हमारा एक कोशिश रहता है कि हम उसको पढ़ाएं जो जिसकी जनसंख्या ज्यादा है और साथ ही जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। बताइए, ठेला चलाने वाला अगर प्रत्येक दिन 100 रुपया ही कमा रहा है तो महीने उसको भोजन तो आफत की बात है। 100 रुपया में उसको खाना चावल खरीदना है, आटा खरीदना है, दाल चीनी वगैरह वगैरह जितना खाद्य सामग्री है सब उसको खरीदना है। 100 रुपया में तो खाना बहुत मुश्किल है। उसका एक रिक्शा चलाएगा तो 4 से 5 लोग उसको खाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसको बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा। तो हमारा यही कोशिश है कि हमारा जो हमसे अगर जितना हमारे पास नॉलेज है उसके हम आपको पास शेयर कर सके, जिससे गरीब बच्चा, चाहे ठेला चलाने वाला का बेटा हो, रिक्शा चलाने वाला का बेटा हो, या किसान हो, मजदूर हो, या अन्य मध्यम वर्ग के हो, सभी को हम यूट्यूब के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करा सके। तो हम लोगों ने ये आपका इसलिए भारत को विश्व गुरु अगर हम लोग अगर बनाना चाहते हैं तो हमारा अगर छोटा सा भी योगदान इसमें दे देंगे, है ना। बहुत से शिक्षक इसमें कार्य कर रहे हैं, उनका हम समान तहे दिल से सम्मान प्रकट करते हैं। और साथ ही हमारा भी कोशिश है कि भारत अगर विश्व गुरु केवल एक व्यक्ति से बनने वाला नहीं है। अगर जिस तरह से महात्मा गांधी ने अगर ये सोचा होगा कि हमने केवल और केवल आजादी में महात्मा गांधी का योगदान नहीं, हाँ, लेकिन उसने लीडरशिप मजबूत दिया, इसलिए हम लोग आजाद कर सके। तो हमारा भी योगदान यही है। केवल और हमारे से और बहुत से टीचरों से विश्व गुरु भारत नहीं हो सकता। इसके लिए आपको यहाँ का सिटीजन नागरिक को भी इसमें योगदान देना चाहिए, तभी हो सकता है। और यही है, अगर देखिए, अगर जल यानी पानी में अगर एक पत्थर भी मारिएगा तो लहर ला देता है। तो हमारा ये लहर लाने का मन मकसद है। आपके अंदर जो ब्लड है उसको सर्कुलेशन को बढ़ाना है, मतलब आपको अंदर जो आग है तैर रहा है उसको हम लोग प्रकट करके आपका जहां भी हो, जिस क्षेत्र में आपको जाना चाहते हैं, चाहे कंपटीशन के क्षेत्र में, तो आप अपने करियर को सफल दें, यानी करियर को सफलतापूर्वक अपने हासिल कर सके। तो यही हम लोग उम्मीद करते हैं। और साथ ही अगर हम आपके साथ समय दे रहे हैं तो आपका भी एक दायित्व है कि आप हमसे अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जान रहे थे। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कितना बच्चा पढ़ता होगा इसका अंदाजा आप छोड़ दीजिए। नालंदा यूनिवर्सिटी में 1000 टीचर पढ़ाते थे। कितने टीचर? 1000। बता सकते हैं कि एक टीचर, अगर कोचिंग संस्थान में देखते हो कि अगर एक टीचर पढ़ाते हैं तो 1500 से 2000, है ना, हमारे संस्थान में पढ़ते हैं लेकिन बच्चा पढ़ता है। तो उस कंडीशन में कि यहाँ 1000 टीचर है तो 1000 टीचर का अनुमान लगा सकते हैं कितना यहाँ बच्चा पढ़ते होंगे। इस विश्वविद्यालय की एक खासियत एक और है कि अगर यहाँ आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले जो गेट कीपर है, यानी जो गार्ड है, जो गेट का रखवाली करता है, उसको जैसे आप मान लीजिए कि आपको एडमिशन लेना है, इसमें क्या करना है, आपको एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले गेट पर जाइए।
गेट पर आपको जो गेट कीपर है यानी जो गार्ड है, वो सुरक्षा कर्मी है, वो आपसे प्रश्न पूछेगा। यदि उसके प्रश्न को आप सही रूप से जवाब दे पाए यानी पर्याप्त जवाब दे दिए तो आपके लिए गेट यानी नालंदा यूनिवर्सिटी का गेट आपके लिए खुल जाएगा। किस लिए? एडमिशन कराने के लिए। अगर आप इसके यानी जो गार्ड है जो गेट पर अपना गाड़ी रखवाली कर रहा, उसके प्रश्न का अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आप यहीं से रिटर्न हो जाइए, है ना, आपको लौट जाना, आपका एडमिशन नहीं होगा। इस तरह से व्यवस्थित तरीका से यानी सिस्टम था कहाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी का। ये काफी हमको अच्छा लगा। मैनेजमेंट इस तरह से, नालंदा यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट इस तरह से था सुव्यवस्थित और सुदृढ़ कि इसका अंदाजा इस लगा सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए क्या चाहिए, तो गेट कीपर को प्रश्न यानी उत्तर देना है। आज जैसे अगर हम लोग उच्च शैक्षणिक संस्थान में अगर एडमिशन लेते हैं, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, तो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम से भी कई गुना भारी था, क्योंकि ये गार्ड अगर प्रश्न पूछ रहा तो ये समझ सकते हैं कितना उस यूनिवर्सिटी का महत्व है। ये समझिएगा, केवल आप गार्ड से कोई मतलब नहीं। गार्ड क्या आपको लगता है कि जोड़ घटाव पूछेगा? नहीं, गार्ड का उस तरह से ट्रेंड रहता था। आज के गार्ड जो देख रहे हैं जगह जगह पर, वैसा गार्ड नहीं था। वो गार्ड भी आपको देखने में जैसा प्रोफेसर का टाइप था, है ना। कोई अगर गार्ड भी अगर प्रश्न बच्चा से पूछ रहा तो इसका अंदाजा ये नहीं लगा सकता कि वो केवल गार्ड है, वो एक तरह से शिक्षक है। अगर प्रश्न पूछ रहा तो भी शिक्षक है। तो ये है नालंदा यूनिवर्सिटी का। और खासियत हम लोग देखें तो नालंदा यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया तो इसमें खाने, रहने, सोने, पढ़ने सब चीज का व्यवस्था ये था। मतलब कहने का हमारा मतलब है कि यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था। मतलब यहाँ आप रह कर पढ़ सकते हैं। इस विद्यालय में बहुत सारे विभागों का यानी अलग अलग स्ट्रीम से आप बीएससी, ग्रेजुएशन, बीए, अलग अलग विषयों से आप कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो बहुत यानी चूंकि आपका कुमार गुप्त बहुत से धर्म से संबंधित है, तो इन्होंने क्या किया, तो इसने बौद्ध धर्म को इसमें भी क्या मिलता है, इसका अध्ययन यानी शिक्षा इसमें दिया जा रहा था। तो ये हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की है। तो हम लोग यही था आपका नालंदा कुमार गुप्त के बारे में। हाँ, और एक बार ध्यान रखिएगा कि एक बार प्रश्न आया था दरोगा के एग्जाम में, बिहार दरोगा का, कि निम्नलिखित में से नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था। तो एक ऑप्शन में था कुमार गुप्त प्रथम, एक में था कुमार गुप्त द्वितीय, एक में था चंद्रगुप्त प्रथम और एक में चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताइए ऑप्शन कौन होगा, है ना। देखिए, अगर कुमार गुप्त है तो ठीक उसको मारिएगा, लेकिन अगर आपको कुमार गुप्त प्रथम लग रहा, अगर कुमार गुप्त प्रथम देख रहे हैं तो ये भी सही है, क्योंकि गुप्त काल में केवल एक ही नाम यानी कुमार गुप्त नामक एक ही शासक है। जिस तरह से देखेंगे यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय दो राजा बना, लेकिन इसके नाम से लेकर एक ही राजा है। तो अगर कुमार गुप्त भी प्रथम लगा है तो इसके भी ठीक आपको मारना है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हेडिंग में लिखिए कुमार गुप्त, और ये टाइम ड्यूरेशन शासनकाल कब तक कब किया है लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए पॉइंट करके कुमार गुप्त का अन्य नाम, कुमार गुप्त का अन्य नाम कुमार प्रथम और महेंद्रादित्य था। महेंद्रादित्य था। लिखिए अगला पॉइंट करके कुमार गुप्त के माता का नाम ध्रुव देवी और पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। लिखिए कुमार गुप्त, लिखिए गुप्त शासकों में पॉइंट करके गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख कुमार गुप्त को मिलता है। ये समझ में आ रहा कि ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया कि ना क्या। उसके बाद लिखिए कुमार गुप्त के सिक्का पर मोर का चित्र मिलता है। उसको अगला पॉइंट करके लिखिए कुमार गुप्त और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद लिखिए अगला पॉइंट करके कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 450 ईस्वी में किया। उसके बाद लिखिए अगला पॉइंट करके तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना का श्रेय भगवान श्री राम के भाई भरत के द्वारा अपने पुत्र तक्ष के नाम पर नींव रखा गया। और पोस्ट में लिख लीजिए 700 ईस्वी पूर्व। तो ये आपका था कुमार गुप्त के बारे में। बाकी आपका एक क्लास और लगेगा तो गुप्त शासक हम लोग कंप्लीट कर देंगे।
एक दो क्लास और लगे तो आपका ये भी आपका गुप्त काल समाप्त होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।